हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग यूपीएससी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज सीरीज। जो इस सीरीज का गोल है वो यही है कि आपका जो प्रीलिम्स के लिए रिवीजन है वो फास्ट फॉरवर्ड मैनर में हो सके एंड जो भी आपके कंसेप्ट्स वीक हैं वो आप इन लेक्चर से पूरे कवर कर सकें। एंड वी हैव स्टार्टेड विद द पॉलिटी सब्जेक्ट एंड वी विल कवर ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड वन मोर थिंग, जो ये लेक्चर लग रहे हैं प्लीज बी एक्टिव इन दोज लेक्चर्स ताकि आप इन लेक्चर्स को अपने पॉइंट्स में लिख पाओ, ताकि उसको बाद में रिवाइज कर पाओ। बैठ के सुनना नहीं है, एक्टिवली साथ साथ में पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहना है, सो दैट यू शुड बी एक्टिवली लिसनिंग द लेक्चर, नॉट पैसिवली। और जो ये सारे लेक्चर्स हैं सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। हमने पॉलिटी के बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इमरजेंसी प्रोविजंस। हमने बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी भी पढ़ा था 2 लेक्चर्स में, तो पूरी प्लेलिस्ट है। और आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस जो प्रीलिम्स में आते हैं। एंड इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हम यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव करेंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। पैरेलल में करेंगे यूनियन और स्टेट को, क्योंकि बहुत ही सिमिलैरिटीज हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल कवर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जो भी आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, उस एक लेक्चर में करेंगे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लेक्चर है, एक उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का लेक्चर है, और 2 लेक्चर है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के। फिर हमारा पॉलिटी वाला कवर हो जाएगा सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अबाउट जो हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर है। अब हमने देखा था आपको कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये चीजें ऐड नहीं की थी फंडामेंटल ड्यूटीज वाली। और एक ब्रॉड में चीज समझ लें, प्री में क्वेश्चन भी आया था कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो राइट्स मिले हैं वो, अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है तभी आपको वो राइट्स आप इंजॉय कर पा रहे हैं। तो उस सेंस में राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। राइट्स एंड ड्यूटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपके राइट्स मतलब आप इंजॉय कर पा रहे हैं बिकॉज समवन एल्स इज परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटी। सो राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ड्यूटीज वाले जो पार्ट को ऐड नहीं किया था, ये तो हमने बाद में पार्ट 4A में इसको ऐड किया। एक कमेटी बैठी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उस टाइम पे हमने ऐड किया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। और ये कमेटी जब बैठी थी उस टाइम दौर चल रहा था जहां पे गवर्नमेंट की पावर बहुत ज्यादा थी, मतलब इमरजेंसी का पीरियड था, 1976 की बात है ये। बट अगर हम इसको फिलोसफिकल सेंस में समझें, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन फिलोसफिकल सेंस में भी आ सकता है, उस सेंस में समझें तो एक होते हैं राइट्स, एक हैं ड्यूटीज। अब आप मुझे बताओ कि जो कंट्रीज हैं, लिबरल हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या प्रमोट करती हैं? राइट्स। वहां ड्यूटीज का कंसेप्ट नहीं होता है। तो इन लिबरल कंट्रीज, अमेरिका में जाएंगे वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर नहीं मिलता है। वहां पे इंसान को सुप्रीम रखा जाता है, उसके राइट्स को सुप्रीम रखा जाता है। तो इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंडामेंटल राइट्स गिवन टू द पीपल, नॉट ड्यूटीज। ड्यूटीज आर द फीचर ऑफ जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, कम्युनिस्ट इकोनॉमीज होती हैं, वहां फोकस होता है बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, दैट्स व्हाई मैन हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वी कैन कॉल इट एज ड्यूटीज टुवर्ड द सोसाइटी। तो जहां लिबरल सोसाइटीज है वहां राइट्स की बात होती है, और जो सोशलिस्ट है वहां पे ड्यूटीज की बात होती है। और जब ड्यूटीज की बात हो रही है, इट्स अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट कंट्रीज। और जब इंडिया इमरजेंसी के टाइम पे था, देन द गवर्नमेंट वाज लाइक अ माई बाप सरकार। तो जब माई बाप की सरकार है तो वहां पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो वो इंसान के राइट्स पे फोकस नहीं किया, इंसान की ड्यूटीज पे फोकस किया हमने। तो तभी ये आइडिया आया फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या, जो ये हमारे चैप्टर ऐड किया है, क्या ये लीगली इन्फोर्सिबल है? तो इसको समझते हैं पहले। जो हमने कल पढ़ा था डीपीएसपी, उसको भी साथ में लिंक करके पढ़ लेंगे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो संविधान में लिखी हैं, दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल। आप कोर्ट में जाके इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। दीज आर ओनली द रिकमेंडेशंस टू द सिटीजंस।
These are only recommendations to the citizens. जैसे DPSP are the directives given to the state कि स्टेट को ऐसा करना चाहिए, स्टेट करे या ना करे, ये उस पे बाउंड नहीं है, लीगली बाउंडेड नहीं है स्टेटस के लिए, और ड्यूटीज के लिए भी ये ऐसा उन पे कोई बाउंड नहीं है कि उनको ऐसा करना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, इट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 51, जहां पे हमारे खत्म हुए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कैपिटल ए, उसके अंदर ABC करके ड्यूटीज लिखी हुई हैं, वो सारी हम ड्यूटीज देखेंगे। पर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, दीज ड्यूटीज आर फॉर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर द पर्सन्स। तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किनके लिए हैं? दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। एक स्कॉलर रहे हैं अरिस्टोटल, उन्होंने बोला था कि जो इंसान अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर पाएंगे, दे आर द ट्रू सिटीजंस, और सिटीजनशिप उसी बेसिस पे भी मिलनी चाहिए। तो सिटीजंस को मिलती है फंडामेंटल, सिटीजन के लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज, मिलती नहीं है, बट दीज ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आप नहीं करते तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अनलेस और अनटिल पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ इनफोर्स दिस ड्यूटी। पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ कैन इन्फोर्स दिस ड्यूटी। वैसे अपने आप में वो इन्फोर्स में नहीं आती हैं, फंडामेंटल राइट्स अपने आप फोर्स में आ जाते हैं, पर ड्यूटीज अपने आप फोर्स में नहीं आती हैं। तो क्या इसका कोई लीगल यूज है? तो क्वेश्चन आता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का अपना कोई लीगल यूज है? तो आंसर इज सिमिलर टू डीपीएसपी, कि भाई डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सिबल, बट व्हेन व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हम फंडामेंटल ड्यूटीज का यूज कर सकते हैं, लाइक अ प्रियम्बल इज ऑल्सो नॉट इन्फोर्सिबल, बट प्रियम्बल कैन बी यूज्ड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देख सकते हैं। कोई लॉ बना, उस लॉ को समझना था, आपने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए बना है, पर फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप में इन्फोर्सिबल नहीं है, पर कोर्ट उसको ऐसे इंटरप्रेटेट कर सकता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकता है। तो इन दैट सेंस हमें समझना पड़ेगा कि दे आर हैविंग अ लीगल यूज वैल्यू, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में भी बोला है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये सुवर्ण सिंह कमेटी लेके आई थी, और बाद में भी हमने इसमें एक ड्यूटी ऐड की है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने एक बार अमेंड किया है, ओरिजिनल तो एक आई थी अमेंडमेंट से, और उसके बाद हमने एक बार और अमेंड किया है। कौन सी अमेंडमेंट से आई थी ये आपको पता होना चाहिए। जब हमारी ये चल रही थी पूरी कहानी इमरजेंसी की, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज नथिंग बट अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपको पहले बताया था इमरजेंसी के टाइम आया था 42nd, इमरजेंसी के बाद आया था 44th, इमरजेंसी से पहले आया था 38। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये इंसर्ट की फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में। अब देखते हैं कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जो सिटीजन्स के लिए हमारी रखी गई हैं, वो समझते हैं। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली आता होता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन कौन सी डीपीएसपीज हैं। थोड़ी ओवरलैपिंग है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, पर लेट्स सी दोस जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। तो इसको देखते हैं पहले, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को, और फंडामेंटल ड्यूटीज याद करके जाएं, क्योंकि ये टॉपिक्स है ना, ये लास्ट में रिवाइज करने वाले हैं। एक बार देख लें, पर लास्ट में रिवाइज पेपर से पहले, एक दिन पहले रिवाइज करके जाएं, क्योंकि फिर तभी इसकी वैल्यू बन पाएगी। तो हम देखते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो इसको देखते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इसका देखें पहला क्या लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, या वर्ड क्या, एवरी सिटीजन। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर फॉर नॉट फॉर द सिटीजन ओनली बट फॉर एनी अदर पर्सन ऑल्सो। आंसर विल बी रॉन्ग, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। पहली क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
and its ideals and institutions, national flag and national anthem. पहली ड्यूटी है to cherish follow the noble ideas which inspired our national struggle for independence, to uphold and protect the sovereignty, unity and territorial integrity of India, to defend the country and render the national service when called upon to do so, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all people by transcending the religious, linguistic, regional, or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and to preserve improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion towards living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to the higher levels of endeavor of achievement. लास्ट में जो बाद में ऐड की थी कौन सी अमेंडमेंट से 86th अमेंडमेंट से, बाकी ऐड की है 42nd अमेंडमेंट से, वो थी कि नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स. तो एक तो है एजुकेशन को लेके पेरेंट्स की ड्यूटी है 6 to 14 ईयर्स को भेजना है स्कूल में. एक है कि हमें भाई कुछ ऐसा करना है कि इंसान अकेला और कलेक्टिवली ऐसा करे कि हमारा नेशन तरक्कियों पे जाना चाहिए. पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है और वायलेंस नहीं करना है. साइंटिफिक टेम्पर बनाना है, ह्यूमनिज्म लेके आनी है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेके आनी है, एनवायरमेंट को बचाना है, रिवर्स, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, लिविंग क्रिएचर्स के साथ प्रति थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए. वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. कॉमन ब्रदरहुड, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. वुमेन के अगेंस्ट कोई डेरोगेटिव प्रैक्टिस नहीं करनी है. कंट्री की जब सुरक्षा के लिए बुलाया जाए तो जाएं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें. हमारे जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है उसके आइडियल्स को फॉलो करें, चेरिश करें और इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचा के रखें. दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज. इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ नहीं आने वाला है. बस ये फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लें, कब ऐड की थी, किस कमेटी ने की थी, बोली थी और कौन सी हमारी 86th है. जैसे वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि राइट टू जो आपको वोट डालना है वो भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, पर हमने वो ऐड नहीं किया. तो वो याद कर लें कि राइट टू वोट वो हमने ट्राई किया था कि हम फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दें, पर हमने रिजेक्ट कर दिया था. और ऐसे ही एक और चीज बोली थी कि पे टू टैक्स शुड आल्सो बी फंडामेंटल ड्यूटी. स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि पे करें टैक्स को, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी, हमने ऐड नहीं किया. तो पेपर में आ सकता है, उनकी रिकमेंडेशन दे देंगे, बोल देंगे ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड है, नहीं है. तो टैक्स और वोट वाली चीजें हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड नहीं है और फंडामेंटल ड्यूटी को पार्लियामेंट लॉ बना के इन्फोर्स कर सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, इसकी लीगल जो यूज है वो यही है कि इसको यूज कर सकते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेक्चुअल मैनर में समझा जा सके. यहां तक समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज और आपको और कुछ नहीं करना है इसमें. नेक्स्ट जो हम देखते हैं चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है उसको देखते हैं कि क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन. फंडामेंटल ड्यूटीज में और कुछ नहीं आने वाला है, तो उसको आप अपने हिसाब से करें कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज में ना तो मेंस में कभी क्वेश्चन आया है, प्री में आया है, बस यही पूछा है कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. अब आता है सेंटर स्टेट रिलेशन. अब सेंटर स्टेट रिलेशन को ऐसे समझें, इंडिया में अगर हमें सेंटर स्टेट रिलेशन को समझना है तो हमें इतना तो पहले पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, क्वाज़ी फेडरल. मतलब उसके फेडरल फीचर भी हैं और कौन से फीचर हैं, उसके पास यूनिटरी फीचर्स भी हैं. तो इंडिया इज लाइक अ क्वाज़ी फेडरल कि उसमें फेडरल फीचर भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं. तो पहले तो ये देखते हैं कौन कौन से फीचर हैं, फिर पता लगेगा कि किन किन एरियाज में दोनों के बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं. तो इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि हमारे फीचर्स फेडरल और यूनिटरी कौन कौन से हैं. तो उसको करने के लिए पहले करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया में जो हमारी फेडरल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसको समझते हैं. जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखा ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म के 8 फीचर थे, कि वैसे ही फेडरल के अपने फीचर्स होते हैं. जैसे फेडरलिज्म की बात करें तो पहला फीचर क्या होता है फेडरलिज्म में, एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज कॉल्ड एज द फीचर इज कॉल्ड ड्यूअल गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट 2 लेवल पे होनी चाहिए, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उसके बिना तो फेडरलिज्म नहीं आएगा. तो पहला फीचर क्या है, डुअल गवर्नमेंट. अब 2 गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होना तय है, पर डिस्प्यूट तभी होगा जब वो डिस्प्यूट किसी रूल्स
पे डिस्प्यूट होगा। तो पहले तो हमें ड्यूल गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना पड़ेगा जिस पे लिखा होगा कि इन दोनों के पास अलग अलग पावर है, नहीं तो फिर लड़ाइयां होती रहेंगी। तो दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, दोनों गवर्नमेंट को लिखा होना चाहिए कहां पे, संविधान में। अब जब लिखा भी हुआ है और दो गवर्नमेंट डिस्प्यूट हो सकता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो इनके बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाएगी, जो कहां पे लिखा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड नहीं कर पाएगी। और इनके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, बिकॉज अगर दो बंदों के बीच में एग्रीमेंट है, अगर वो कहीं लिखा नहीं है तो एग्रीमेंट कैसे माने। तो फेडरल गवर्नमेंट होगी तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, वहां पे अकेली यूनिटरी गवर्नमेंट ही पॉसिबल है। तो पहला है ड्यूल गवर्नमेंट, फिर आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे उनकी पावर को डिवाइड किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स। तो पहली चीज तो यही है कि ड्यूल गवर्नमेंट है, ड्यूल गवर्नमेंट के बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करने के लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर्स की जाएंगी कि क्या सेंटर की पावर्स हैं, क्या स्टेट्स की पावर्स हैं। उसके बाद जो आते हैं फीचर्स, वो भी फेडरल फीचर है, बट दीज 4 आर द कोर फीचर्स। उसके बाद आता है, जब ये कर रहे हैं हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मान लो, तो सुप्रीमेसी किसकी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फेडरलिज्म में हु इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं बता रहा हूं जो फीचर्स हैं फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम इंडिया के फेडरल फीचर की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में क्या फीचर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा या रिजिड होगा। तो इन केस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रिजिड। स्टेट का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर संविधान को बदलना है। तो हमें पता ना, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में 2 तरह की होती है। एक अकेला पार्लियामेंट कर सकता है, एक आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है। अब लास्ट आता है कि जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा, जो पार्लियामेंट होगा उसमें क्या होना चाहिए, बाइकैमरलिज्म। तो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर फेडरल इन नेचर। तो क्या है, 7 बड़े स्थान है, लॉजिकल याद करें। पहले तो 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी, ड्यूल गवर्नमेंट। वो ड्यूल गवर्नमेंट कहां लिखी होगी, संविधान में लिखी होगी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान में लिखी होगी तो संविधान में क्या लिखा होगा, उनकी पावर को डिवाइड किया गया होगा, डिवीजन ऑफ पावर्स। अगर डिस्प्यूट आता है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो क्योंकि ये 2 गवर्नमेंट हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इन दोनों गवर्नमेंट के लिए आप बनाएंगे कि आपका स्टेट्स का भी सी होना चाहिए पार्लियामेंट में, तो बाइकैमरलिज्म होना चाहिए, राज्यसभा भी होना चाहिए। उसके बाद जो छठा आता है वो आता है क्योंकि संविधान बदलना मुश्किल होना चाहिए, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और क्योंकि ये संविधान से बने हैं यूनियन और स्टेट्स, तो संविधान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। दीज 7 आर द फीचर्स ऑफ फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया के संविधान में यूनिटरी फीचर्स नहीं है, वी हैव यूनिटरी फीचर्स आल्सो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, पर दीज वर द फेडरल फीचर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जो फीचर्स कॉल्ड एज, जो हमारे कौन से हैं फेडरल, कौन से फीचर, यूनिटरी फीचर्स हैं। जैसे यूनिटरी में फीचर क्या है हमारा, सिंगल सिटीजनशिप। तो पहला आता है सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट्स की आप नागरिक इंडिया के हो, बस इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है लाइक अमेरिका, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। दिस इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे एक आता है कि इंडिया में हु इज स्ट्रांग, इंडिया में हु इज स्ट्रांग, सेंटर इज स्ट्रांग। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पावर सेंटर के पास है। हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद कि कैसे लेजिस्लेचर पावर्स में भी सेंटर इज मोर स्ट्रांग, क्योंकि सेंटर स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करके बोल दे तो। इमरजेंसी के टाइम पे भी वो क्या है, हमारा जो फीचर है सेंटर इज स्ट्रांग, नेशनल इमरजेंसी वो बोलती है कि फिर स्टेट का वजूद खत्म हो जाता है, हमारा संविधान यूनिटरी बन जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। थर्ड आता है अगर सेंटर इज स्ट्रांग और सिंगल सिटीजनशिप है। एक यूनिटरी फीचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम अगर संविधान को समझ रहे हैं तो हमें उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा। तो एक आता है इसमें, इंडिया में स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल। आपने देखा ना कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ा था जब हमने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है, तो स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, उनसे बिना पूछे हुए। ये काम पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकता है। इट शोज पार्लियामेंट इज सुप्रीम, स्टेट्स को तोड़ दे रहे हैं बिना स्टेट से पूछे हुए। दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ अ यूनिटरी फीचर जो आपको समझना है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट इज बिकॉज वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप एंड एज वेल एज
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स का अपना संविधान नहीं है जैसे यूएसए में होता है, तो हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और उस सेंस में जुडिशरी हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड है। तो जुडिशरी ऐसे नहीं है अलग अलग है, हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। तो वो भी क्या शो करता है कि इंडिया का यूनिटरी फीचर है कि सब स्ट्रांग हैं, स्टेट्स का अपना जुडिशरी का इंडिपेंडेंस नहीं है। फिर आता है क्योंकि संविधान को तुम बिना स्टेट्स के भी अमेंड कर सकते हो, क्योंकि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑल्सो सेज दैट कि इंडिया इज अ यूनिटरी इन नेचर, क्योंकि पार्लियामेंट खुद ही संविधान को बदल सकता है, उसे बोल देते हैं फ्लेक्सिबल। जब स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए उसे बोल देते हैं रिजिड। और जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में, वो स्टेट के बेसिस पे नहीं होता, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। तो नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। यूएसए में जाएंगे तो हर स्टेट के जाते हैं 2 बंदे उनके अपर हाउस में। इंडिया में तो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, तो फिर स्टेट्स का इक्वल से नहीं है। दैट आल्सो शोज द यूनिटरी फीचर ऑफ द वो। और आपको बताया था कि सेंटर इज स्ट्रांग, इट्स वन एविडेंस इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या शो करते हैं कि इंडिया इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360, वो सारे क्या शो करते हैं कि सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर। और हमारी जो सर्विसेज हैं आप देखेंगे, कुछ सर्विसेज हमारी क्या हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो 9th पॉइंट क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस मतलब वो सेंटर और स्टेट में काम करती हैं, पर उनका चयन कौन करता है, सिलेक्शन कौन करता है, सेंटर, यूपीएससी या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो स्टेट में काम कर रहे हैं पर कंट्रोल किसका है, सेंटर का है। दैट इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर। और पार्लियामेंट की अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, कि भाई बहुत जगह पे पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन स्टेट लिस्ट, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हो, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे हो। तो फिर पार्लियामेंट का स्टेट लिस्ट पे भी कंट्रोल है। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी को आपको इंप्लीमेंट करना है तो बिना स्टेट को पूछे आप बना सकते हो, अगर वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट भी है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट वीटो भी लगा सकता है, किस पे, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन स्टेट बिल, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन स्टेट बिल्स। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट के बिल हैं, फिर प्रेसिडेंट का क्या रोल है, तो वो भी लगा सकता है। गवर्नर ने बिल रिजर्व कर दिया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और वैसे ही जो गवर्नर को अपॉइंट करता है, गवर्नर होता किसका है, गवर्नर इज ऑफ द स्टेट्स, बट गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वो कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। तो सेंटर का से है किसमें, स्टेट के हेड को चूज करने में। और वैसे ही हमारे में देखेंगे, अगर हम बताएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो स्टेट के इलेक्शंस करवाने हैं एमएलए के, वो कौन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दोनों के लिए इलेक्शन कमीशन एक ही है। वैसे ऑडिट के लिए कैग है, वो दोनों का ऑडिट कर रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है इलेक्शन के या ऑडिट के। तो इट शोज दैट कि इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं। फेडरल में हमने देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिटरी में बहुत सारे हैं, बट आपको आइडिया हो गया है कि इंडिया में सेंटर इज स्ट्रॉन्गर। तो यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स तो है ही हैं। तो तभी बोल देते हैं इंडिया इज अ क्वाज़ाई फेडरल। तो हमने आपको ये फीचर बता दिए हैं, एक बार और बता देते हैं। जब फेडरल की बात होती है तो याद कैसे करना है, याद करना ही नहीं है, लॉजिक से समझना है। अगर फेडरल है तो दोनों के पास पावर होगी, तो आपने 2 लेवल की गवर्नमेंट बनाएंगे, ड्यूल गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट को पावर देंगे, डिवीजन ऑफ पावर। और ये सब कुछ कहां लिखा होगा, एक संविधान में, एग्रीमेंट में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कल को डिस्प्यूट आता है तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी। और इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बाद अगर स्टेट्स को से देना है तो पार्लियामेंट में देना पड़ेगा, तो राज्यसभा आएगा, तो बाय कैमरलिज्म। और क्योंकि संविधान बदलना मुश्किल होना चाहिए, स्टेट का से होना चाहिए, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद आता है हमारा सिंपल सा कंसेप्ट कि क्योंकि संविधान इंपॉर्टेंट है, संविधान से सेंटर और स्टेट बने, तो उसकी सुप्रीमेसी भी क्या शो करती है कि इंडिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आते हैं यूनिटरी फीचर, बहुत सारे हैं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप आती है, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, ऑडिट मशीनरी है, कैग और ईसीआई, स्टेट का अपना से नहीं है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहा है, स्टेट के बिल पे प्रेसिडेंट के पास विटो पावर है, गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल हैं, सेंटर इज स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इमरजेंसी प्रोविजन लग सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो सेंटर करती है। उसके बाद आता है हमारा कि हमारा जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है वो भी यहाँ पे आता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे आता है, संविधान फ्लेक्सिबल है वो भी यहाँ पे आता है कि संविधान को अमेंड करने के लिए स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द सर्टेन फीचर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इंडिया में दोनों फीचर्स आते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशंस, कि क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन, उसको समझते हैं। अब सेंटर स्टेट रिलेशन को समझने के लिए
हम इनके रिलेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को। एक आता है लेजिस्लेचर डोमेन, कि लेजिस्लेचर डोमेन में क्या इनके पास रिलेशंस हैं। यहाँ आता है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में क्या है, यहाँ आता है फाइनेंशियल डोमेन में क्या है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। फाइनेंशियल डोमेन में तो आपको पता ही है, हम आपको बता भी देंगे, फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल डोमेन में, एडमिनिस्ट्रेटिव में एंड लेजिस्लेचर में। तो पहले पढ़ते हैं लेजिस्लेचर के डोमेन में सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हैं। इसमें आर्टिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने आपको पहले बता दिया कि इंडिया में सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। तो लेजिस्लेचर के केस में अगर हम पहला देखें पॉइंट, संविधान में एक चीज लिखी है, वो आपने पहले भी पढ़ी होगी, आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो ये समझ लें, सेंटर और स्टेट की जब बात होती है, इंडिया में पहले एक पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी। तो बहुत देर टाइम तक कांग्रेस पार्टी सेंटर में रही और कांग्रेस पार्टी कहां रही, स्टेट्स में रही। तो इंडिया में 1957 के इलेक्शंस तक जो रहा वो सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी रही। तो ज्यादा सेंटर और स्टेट में प्रॉब्लम आई नहीं है। तो सेंटर स्टेट के रिलेशन को समझने का इंपॉर्टेंस तभी बनता है जब हम देखेंगे कि रीजनल पार्टीज बननी स्टार्ट हो गई। तो फिर सेंटर का अलग पार्टी, स्टेट में अलग पार्टी, तब आया कंफ्लिक्ट। तो सब समझते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होते हैं। बोलते हैं कि तब आया रियल फेस ऑफ फेडरलिज्म। उससे पहले तो एक ही पार्टी थी, तो यूनिटरी काम ही चल रहा था। अब जो सेंटर है, अब जो सेंटर लॉ बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, सेंटर मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, वो पूरी की पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया पे लगता है। जो स्टेट की लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, उसका स्टेट की टेरिटरी में लगता है। फिर जो टेरिटरी के बाहर है, इंडिया के बाहर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, वो पावर हमने दी है किसको, पार्लियामेंट को, सेंटर को दी। तो लॉ के मामले में सेंटर ने लॉ बनाया, जो ऑफ कोर्स यूनियन लिस्ट में लिखा होगा 7 शेड्यूल में, उसकी वैलिडिटी क्या है, पूरी की टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट ने स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया, उसकी वैलिडिटी क्या है, स्टेट के अंदर। पर अगर टेरिटरी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, तो उसमें सेंटर और पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट्स को हमने कोई पावर नहीं दी है। इट शोज इंडिया में सेंट्रलाइजेशन है, यूनिटरी फीचर ज्यादा है। अब हम समझते हैं कि किन किन फीचर्स में भी सेंटर को स्टेट से ज्यादा पावर दी है। तो आपको पता लग गया भाई कि इनका एरिया क्या है, लॉ बनाने की, लॉ कहां तक जाता है और किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। तो ये तो लॉ बना सकते हैं यूनियन लिस्ट पे, ये बना सकते हैं स्टेट लिस्ट पे। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, उस पे दोनों बना सकते हैं। अगर दोनों ने बनाया तो किसकी चलेगी, यूनियन की चलेगी। तो ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो आपको बता दिया कौन कौन से लिस्ट पे लॉ बना सकता है, किसका डोमिनेंस है और कौन कौन से एरिया में डोमिनेंस है। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सेंटर के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है, लॉ मेकिंग के कंटेक्स्ट में। अब हम देखते हैं, क्योंकि सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स, और ये कौन कौन से आर्टिकल्स में लिखा है लॉ मेकिंग पावर को लेके। तो पहला आर्टिकल तो आता है 249। इस आर्टिकल में लिखा है कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर ऑफ कोर्स स्टेट लॉ बना सकती है, पर अगर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पे स्टेट ना लॉ बना के पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है। वो संविधान के आर्टिकल 249 में लिखा है, बट ऑन द कंडीशन दैट व्हेन राज्यसभा passes a resolution by 2/3 of majority, that is members present and voting, अगर ये राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाती है, देन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है इन द नेशनल इंटरेस्ट। और एक बार आपने लॉ बना दिया नेशनल इंटरेस्ट में, तो फिर वो चलता रहेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज के चलता रहेगा कब तक, 6 months आफ्टर दिस 1 year। तो ये जो मिलती है रेजोल्यूशन की पावर, ये मिलती है कि 1 साल के लिए, मतलब राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास की कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। और जो ये लॉ वैलिड रहता है, ये रहता है 6 months आफ्टर दैट एक्सपायरी ऑफ 1 year, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year। तो उसकी वैलिडिटी लिखते हैं, वो होती है, उसकी वैलिडिटी क्या है, रेजोल्यूशन की 1 year होती है। कि रेजोल्यूशन पास की, उसकी वैलिडिटी 1 साल है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है 1 साल के लिए, पर वो लॉ वैलिड रहता है 6 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट रेजोल्यूशन, जो 1 year हुआ करती है। आया समझ में? दिस इज बेसिकली 249। ग्राउंड क्या है, नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे राज्यसभा इस रेजोल्यूशन, इस मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके
पार्लियामेंट को पावर दे देती है कि स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना सकता है, कितनी देर के लिए, 1 साल के लिए, पर वो वैलिड रहता है 6 मंथ्स आफ्टर द 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। तो क्या शो कर रहे हैं यहां पे, सेंटर हैज मोर पावर देन स्टेट्स, तो ये फंडा याद रखें। अब आता है सेकंड आर्टिकल कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहां पे पार्लियामेंट के पास और पावर है। तो एक 249 हमने पढ़ा है अभी, एक आता है आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है आर्टिकल 250, ये नेशनल इमरजेंसी को लेके, हमने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारा सिस्टम कैसा बन जाता है, यूनिटरी। तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है, पर बात यह है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 मंथ्स के तक ही इसकी वैलिडिटी होती है, इमरजेंसी खत्म होते ही 6 मंथ्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इमरजेंसी, एक्सपायरी ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 250 में लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, प्रोवाइडेड एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो ऐसा बनाएगा, सॉरी फॉर अ सेकंड, जो 6 मंथ्स है वो लॉ बना, जो नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी, स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकता है, पर वो तब तक रहेगा कि 6 महीने जैसे इमरजेंसी खत्म होती है फिर वो अपने आप जो है लॉ इनवैलिड हो जाएगा। आया समझ में 250 ये कंसेप्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 252। तो आर्टिकल 249 समझ में आया, आर्टिकल 250 समझ में आया, एक है आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोलते हैं इफ 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स या 2 से ज्यादा स्टेट इकट्ठी हुई, उसने बोला पार्लियामेंट को कि तुम हमारे लिए किसी भी मतलब वो लिखेंगे उस रेजोल्यूशन में कि इस लिस्ट के इस सब्जेक्ट पे स्टेट दे रही है पावर किसको, पार्लियामेंट को लॉ बनाने की। तो कुछ 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स इकट्ठी हुई, उन्होंने बोला कि इस स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बनाए, तो फिर पार्लियामेंट लॉ बना देगी, फिर उसके बाद स्टेट्स उस सब्जेक्ट पे अपनी पावर को खत्म कर गए, वो पार्लियामेंट पे है, अब वो जो भी उसे करना है, उस लॉ को बना के रखना है या खत्म करना है, अब दोबारा स्टेट के पास उसके लिए पावर नहीं है, पार्लियामेंट विल डिसाइड। और ऑफ कोर्स ये उन्हीं स्टेट्स पे वैलिड होगा, बाद में बाकी स्टेट्स इसको एक्सेप्ट कर करके रेजोल्यूशन को अपने एरिया में भी इंप्लीमेंट करवा सकती हैं। तो 252 में स्टेट्स बोलती हैं पार्लियामेंट को कि भाई तो हमारे लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे लॉ बनाओ, और उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होगा जिन्होंने ये बोला होगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। और एक बार आपने ये कर दिया, फिर आप पार्लियामेंट को अपने जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट दे चुके हो, अब डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे। एक एक्ट आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक आया था प्राइज कंपटीशन एक्ट, ये एक्ट ऐसे ही बने हैं जब स्टेट्स ने बोला था सेंटर को। अब आता है नेक्स्ट इज आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इज आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई हमने आपको पहले भी बताया था, पार्लियामेंट अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, किसी भी सेंटर ने कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया, फॉर एग्जांपल यूएनएफएससी इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया, यूएनएफसीसीसी, इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो सब्जेक्ट स्टेट का ही हो, तब भी सेंटर मतलब पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है, just because you have committed at international level certain things। फिर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे फिर हावी हो गई है जस्ट टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। आया समझ में। नेक्स्ट इज जब आर्टिकल 356 होता है, जब हमारे मान लो प्रेसिडेंट रूल लग गया है स्टेट में, तो आर्टिकल 356 में क्या लगता है, स्टेट पे लगता है प्रेसिडेंट्स रूल। तो जब प्रेसिडेंट्स रूल लगा, जब स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा, तो फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही आ गई है स्टेट। तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, उसकी वैलिडिटी चलती रहती है अनलेस और अनटिल स्टेट अपने आप उसको खत्म कर सकती है। तो वैसे नेशनल इमरजेंसी में तो वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर। हियर आफ्टर इवन द प्रेसिडेंट रूल इज ओवर, वो लॉ चलता रहेगा जो पार्लियामेंट ने बनाया, अनलेस और अनटिल स्टेट उसको रिवोक करते हैं। तो स्टेट के ऊपर है, अपने आप वो खत्म नहीं होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आर्टिकल लिखे हुए हैं। वैसे एक आर्टिकल 31A है, 31B है। फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था कि मान लेते हैं एक आर्टिकल 31B है, मान तो क्या लेते हैं, है लिखा है 31 कैपिटल B, ये 9th शेड्यूल को लेके आपको बताया था ना। तो अगर पार्लियामेंट किसी भी लॉ को, चाहे वो स्टेट का ही हो, किसमें रख देती है 9th शेड्यूल में, फिर वो जुडिशियल रिव्यू की पावर से इम्यून है। पर आज तो वो है ही है, आफ्टर केशवानंद भारती केस
जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो उसको तुम जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं कर सकते हो। पर वैसे अगर हम पहले की बात करें तो 9th शेड्यूल में स्टेट लॉ को पार्लियामेंट रख रही है। देख रहे हैं किसका डोमिनेंस है? पार्लियामेंट का। वैसे ही आर्टिकल 31A, मतलब आपको कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तो अगर आप कोई रिफॉर्म्स लेके आए हो तो स्टेट्स कैन प्रोवाइड फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इवन इफ दे वायलेट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ऑल बिल सच, मान लो आपने स्टेट ने कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेके आया, तो वो बिल सब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं। बस वो बिल को कहां रखना पड़ेगा आपके पास? पहले प्रेसिडेंट के पास रखना पड़ेगा। मस्ट बी रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब किसका से है? सेंटर का से है। तो लॉ आपने बनाया स्टेट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये करना पड़ेगा पहले प्रेसिडेंट के पास बिल को रिजर्व रख के। कहने का मतलब यहां पे भी सेंटर का डोमिनेंस है। और गवर्नर भी भाई स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के पास रख सकता है, फिर गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेसिडेंट रह जाता है स्टेट बिल को लेके। ये भी किसका डोमिनेंस है? सेंटर का डोमिनेंस है। तो गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट हैज टू डील विद असेंबली डायरेक्टली। गवर्नर का रोल खत्म है, फिर गवर्नर का कोई से नहीं होता है। ये भी शो कर रहा है डोमिनेंस ऑफ सेंटर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है आर्टिकल 1 इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हम वो भी देख लेते हैं, कुछ आर्टिकल्स जहां पे स्टेट के पास पावर है पर उस पर प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता है। जैसे एक है आर्टिकल 288 क्लॉज 2। आइडिया ले लो, बस आपको आइडिया हो जाएगा। आर्टिकल 288 क्लॉज 2, इसमें बोला है स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंपोज टैक्स ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी by an authority. The state can impose a tax on water and electricity generated or sold or distributed by an authority established by an act of parliament. Such bills must be reserved for president. तो स्टेट टैक्स लगा सकती है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे, प्रोवाइडेड इफ दिस water and electricity is distributed, sold or generated by a body that was created by an act of parliament. तो अगर ऐसा है तो आपको पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट का। तो आप टैक्स लगा रहे हो, तो टैक्स के लिए आप लॉ बनाएगी स्टेट, तो लॉ तो बना दिया आपने। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे आप टैक्स लगाना चाह रहे हैं, पर वो बनाया किसने? इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, सेंटर की अथॉरिटी ने। तो फिर आपको प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करना पड़ेगा। फिर वही बात होगी कि सेंटर का से किसमें बढ़ गया है? आपके काम में सेंटर का से बढ़ गया है। और जो आर्टिकल 304 है, एक आर्टिकल है 301 इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। और वैसे आर्टिकल 304 जो क्लॉज बी है, ये बोलता है अगर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में, स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है ए और बी के बीच में, अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है ए या बी को, लगा सकता है, प्रोवाइडेड उससे पहले किसको पूछना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा। तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है, स्टेट्स नहीं लगा पाएंगी अनलेस और अनटिल पहले प्रेसिडेंट उसका अप्रूव दे। तो ये भी किसका से आ रहा है? प्रेसिडेंट का से बढ़ रहा है। तो इट शोज दैट द लेजिस्लेटिव पावर्स आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर रेदर देन स्टेट्स। तो लेजिस्लेटिव डोमेन में सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये आपको समझना पड़ेगा कि सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्गर। एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ये तो होगी लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसको ऐसे समझें, डेलीगेशन ऑफ पावर की बात होती है एग्जीक्यूटिव में, डेलीगेशन ऑफ पावर। तो अगर यूनियन गवर्नमेंट है, ये अपने काम स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, प्रोवाइडेड उस स्टेट का गवर्नर का आपने पहले एसेंट लिया हो। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को यूनियन गवर्नमेंट को दे सकती है, प्रोवाइडेड आपने किसका एसेंट लिया हो? प्रेसिडेंट का एसेंट लिया हो। तो डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट भी कर सकता है यूनियन को, और यूनियन भी कर सकती है स्टेट को, पर फॉर दैट मैटर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर एज वेल एज प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड एज द केस में बी। यूनियन गवर्नमेंट को काम देना है स्टेट को, तो स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। स्टेट को यूनियन को देना है तो यूनियन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर का। But in case of union, government can also give calm to state government without the approval of governor if this has done by making a law. But that thing is not available for the state to union. वो नहीं ये कर सकती है। तो मैंने आपको बताई चीजें, अगर आपको अपने फंक्शन को डेलीगेट करना है किसी को, तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को कर सकती है।
बस जब यूनियन स्टेट को करेगी तो गवर्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जब स्टेट यूनियन को करेगी तो यूनियन के प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट ये बिना अप्रूवल ये भी हो सकता है अगर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना के स्टेट को ये बोले, फिर स्टेट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पर स्टेट के पास ये पावर नहीं है यूनियन को बोल दे लॉ बना के, सिर्फ यूनियन के पास पावर है। ये भी शो कर रहा है डोमिनेंस ऑफ यूनियन इन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आल्सो व्हेन यू डेलीगेट दोस फंक्शंस। और क्योंकि मैंने इसलिए बताया है क्योंकि लेजिस्लेटिव फंक्शंस ही क्या होते हैं, डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो जहां जहां लेजिस्लेटिव है वही काम कहां पे हो रहा है, एग्जीक्यूटिव में। वो तो मैंने आपको डेलीगेशन की बात बता दी तो आपको समझ में आ गया। वैसे जो लेजिस्लेटिव में फंडा है वही कहां पे फंडा है, एग्जीक्यूटिव में फंडा है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इसके बाद जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कैसे होती हैं। तो उसमें तो हमने एक चीज देखी है, अगर कोई भी स्टेट का लॉ है वो यूनियन के लॉ को फॉलो करना चाहिए, और स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो भी यूनियन के लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो ये फंडा है किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में, कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट शुड फॉलो द लॉ मेड बाय यूनियन एंड द लॉ मेड बाय स्टेट शुड फॉलो द लॉ मेड बाय द स्टेट शुड फॉलो द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन। ये कहानी है कि स्टेट को इन कन्फर्मिटी ऑफ यूनियन काम करना पड़ता है, कि स्टेट का कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है तो वो उसको यूनियन का लेजिस्लेटर के साथ मैच करना चाहिए, स्टेट का कोई एग्जीक्यूटिव है तो यूनियन के एग्जीक्यूटिव के साथ है। मतलब स्टेट ने कोई एक्शन लिया एग्जीक्यूटिव डोमेन में, वो यूनियन लॉ को मैच करना चाहिए, उसको वॉयलेट नहीं करना चाहिए। स्टेट ने कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया वो यूनियन एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना चाहिए। ये है, दिस इज मेंटेनिंग द, व्हाई इज इट द केस, जो यूनियन काम कर रही है स्टेट अपने काम को उससे अगेंस्ट या उससे कंफ्लिक्ट में नहीं करेगा, उसकी कन्फर्मिटी में करेगा। तो ये भी शो कर रहा है डोमिनेंस ऑफ यूनियन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स में यही कहानी है कि अगर स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव काम है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ कन्फर्मिटी में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो यूनियन लॉ के साथ कन्फर्मिटी में होना चाहिए। ये सारी कहानी कहां पे लिखी है, दिस कहानी वाज रिटन इन आर्टिकल 256 और ये लिखी है 257 में। तो आर्टिकल 256 अगर संविधान का खोल के देखें तो यू विल फाइंड द वर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सो डिस्चार्ज दैट इट कंपाइल्स विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो ये 266 है, ये क्या आ जाएगा 257 है। और 257 में क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सो डिस्चार्ज दैट इट डज नॉट इंपीड विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। तो ये 6 में लेजिस्लेचर के हिसाब से है, यहां पे एग्जीक्यूटिव के हिसाब से। आपको पता होना चाहिए, बस आर्टिकल तो क्या ही याद करोगे 256 और 257, पर आपको बता दिया है कि ये फंडा है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन लॉ और यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, उनके साथ कन्फर्मिटी में होनी चाहिए। तभी क्या बना रहेगा, तभी काम चलता रहेगा, नहीं तो दोनों में कंफ्लिक्ट होता रहेगा। बिकॉज यूनियन जब भी अपने काम करवाती है स्टेट में तो यूनियन स्टेट मशीनरी का यूज करती है। स्टेट की मशीनरी यूनियन चीजों को काम करने से मना नहीं कर सकती है। इट शो द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसको समझते हैं कैसे कि कैसे होता है ये। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि एक होती है ऑल इंडिया सर्विस, ये सिलेक्ट तो कौन करते हैं, यूनियन करती है, काम कहां करती है, स्टेट में करती है। वैसे स्टेट की जो मशीनरी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट काम पे लगा सकती है अपना काम करवाने के लिए। फिर ये नहीं बोल सकते हम स्टेट द्वारा चुने गए हम उनका काम नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन के पास अपनी मशीनरी नहीं है, वो स्टेट की मशीनरी का यूज करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही आर्टिकल लिखा है कि स्टेट की मशीनरी को यूज करती है। आर्टिकल 258 में लिखा है कि स्टेट मशीनरी कैन बी यूज्ड बाय द यूनियन टू इंप्लीमेंट इट्स लॉज और एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज। तो 258 में ये कहानी लिखी है कि स्टेट की मशीनरी का यूज किया जा सकता है। और एक कहानी और लिखी है कि अगर आर्टिकल 262 में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, तो ये डिस्प्यूट स्टेट के बीच में, पर इसके लिए ट्रिब्यूनल कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई। और उस जो ट्रिब्यूनल है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज बैठेंगे। है डिस्प्यूट स्टेट के बीच में, डिसाइड कौन कर रहा है, जो हमारा प्रेसिडेंट है इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और वैसे ही एक आते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस जो थे, उसके लिए जो मेन हमारा आर्टिकल है, दैट आर्टिकल इज बेसिकली आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फाइनेंस कमीशन है, ये डिवाइड करता है यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस। और आप देखेंगे स्टेट्स मेनली किस पे डिपेंड है, ग्रांट इन एड्स फ्रॉम द सेंटर। ये ग्रांट इन एड्स फ्रॉम सेंटर पे डिपेंडेंट है। स्टेट्स का अपना टैक्स किटी बड़ा कम है। तो मतलब फाइनेंस मामले में भी यूनियन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट्स।
और ये जो टैक्सेस डिवाइड करता है, कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? वो कौन डिसाइड करता है? यूनियन। तो फाइनेंस कमीशन जो पैसे डिवाइड करता है उसका से भी उसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी कौन डिसाइड करता है? यूनियन। तो इट मीन फाइनेंशियल मैटर्स में भी यूनियन इज मोर पावरफुल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे तो, या स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे तो फाइनेंस को भी रोका जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट या सेंटर। आया समझ में? तो दीज आर द काइंड ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन लेजिस्लेटिव, financial and administrative matters. That is clear. So in the next class we will discuss about the union and state executive and then constitutional and non-constitutional bodies. ठीक है? See you soon in the next lecture tomorrow. Thank you so much.